दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के पिछले वीडियो में यानी पार्ट 2 में हमने फ्रांसीसी समाज की जो संरचना थी एवं लोगों द्वारा लोकतांत्रिक राज्य की मांग करने की जो बात थी उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके साथ ही साथ हमने जो फ्रांसीसी असेंबली थी जिसका नाम था स्टेट जनरल, जो एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट के अपने अपने प्रतिनिधि भेजे जाते थे, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। फ्रांसीसी सम्राट द्वारा अंतिम जो बैठक थी इसकी 1614 में उसको हमने देख लिया था। लगभग हमने फ्रांसीसी, आप देख सकते हैं टॉपिक में फ्रांसीसी क्रांति के सुरक्षा में कुछ बिंदु हमने देख लिए। अब आगे हम बात करते हैं स्टेट जनरल के नियमों, कुछ उसके बारे में, उसके बेसिक संरचना के बारे में। शायद पेपर में एमसीक्यू के रूप में आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि स्टेट जनरल क्या है, इसके क्या नियम है, इसके अनुसार क्या हो सकता है। ठीक है, तो देर ना करते स्टार्ट करते हैं। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को, आपको मालूम है स्टेट जनरल क्या होता है। जैसे आपको मालूम है कि जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था। तीनों वर्गों के जो प्रतिनिधि थे इसमें आते थे और वह एक सभा होती थी, एक संस्था होती थी जिसे स्टेट जनरल नाम से जाना जाता था। स्टेट जनरल का नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग के एक मत देने का अधिकार था। प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। यानी दृढ़ प्रतिज्ञ था कहने क्या मतलब है, जैसे आपको मालूम है जो 3 स्टेट था, फादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सामान्य वर्ग। तो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग इनकी जनसंख्या सबसे कम थी और तृतीय जो वर्ग थी इनकी जनसंख्या सर्वाधिक थी, लेकिन उसके बावजूद भी तीनों वर्ग के समान वोट थे। ठीक है, जबकि इनका ये विरोध करते कि एक व्यक्ति एक वोट होना चाहिए, जबकि लुई 16वीं इस पुरानी जो प्रथा थी कि सब प्रत्येक वर्ग का एक ही वोट हो, चाहे जनसंख्या 10 हो चाहे 100। जैसे मान लीजिए हम पादरी वर्ग की जनसंख्या 10 है, कुलीन वर्ग की जनसंख्या मान लीजिए 25 है और तृतीय स्टेट की जनसंख्या मान लीजिए 1000 है। ठीक है, फिर भी इनका भी एक वोट होता था, इनका भी एक वोट होता था और इनका भी एक वोट होता था, सबका एक एक वोट होता था। और ये जो प्रथा प्राचीन समय से चली आ रही थी और लुई 16वीं इस प्रथा का पालन करने दृढ़ प्रतिज्ञ था। परंतु तीसरे वर्ग के जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक थी, इनकी मांग रखी गई कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। यानी पूरी सभा में जितने लोग थे, आपको मालूम है कि जो तीसरे स्टेट की सभा में 300-400 की आबादी थी। आप पिछले वीडियो अगर देखोगे तो यहाँ देखिए दिया हुआ है, देख सकते हैं तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि होते थे, जबकि पहले और दूसरे स्टेट के बैठक में 300 प्रतिनिधि भेजे जाते थे। यानी तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि होते थे वो ज़्यादा होते थे, लेकिन सबका वोट एक ही होता था। लेकिन इस बार क्या थी, जो तीसरे वर्ग के लोग थे, इस बार क्या थी, मांग रखी गई कि अब की बार पूरी सभा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार। यानी यानी जो 300 हो उनको 300 वोट देने का अधिकार हो, जो 600 हो उनको 600 वोट देने का अधिकार हो। आगे देखिए, यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी द सोशल कॉन्टेक्स्ट में प्रस्तुत किया। दोस्तों ये वाली लाइन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर सकते हैं। बात करते हैं आगे।
जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर निकल गए। यानी जब सम्राट ने यानी लुई 16वीं ने इसे अस्वीकार कर दिया तो तीसरे वर्ग के जो 600 प्रतिनिधि थे कहाँ के स्टेट जनरल के, वो क्या थे, विरोध जताते हुए इस सभा से संस्था से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। यानी तीसरे स्टेट के जो जितने भी लोग थे वो संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता यानी उसको नेतृत्व करने वाले लोग के रूप में मानते थे, क्योंकि इनकी जनसंख्या सबसे अधिक थी। और इस तीसरे स्टेट में श्रमिक वर्ग से लेके शिक्षित वर्ग, वकाल, अदालती कर्मचारी, वकील सब आते थे। इसलिए यह फ्रांसीसी समाज का संपूर्ण प्रवक्ता यही लोग मानते थे। इनका कहना यह मानना था कि हमारे बिना संपूर्ण फ्रांस नहीं चल सकता, और वास्तव में सही भी था। 20 जून को प्रतिनिधि वार्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको जो है कुछ इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, 20 जून को प्रतिनिधि वार्स के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली। यानी तीसरे स्टेट के लोगों ने 20 जून को प्रतिनिधि वार्से के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियाँ कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। यानी उन्हें एक दृढ़ संकल्प ले लिया कि जब तक ऐसा संविधान न तैयार हो जिससे राजा के शक्तियों पर निरंकुश लगा सके या राजा के कुलीन वर्ग की जो शक्तियाँ वो कम न हो, तब तक ये सभा, ये जो असेंबली है वो भंग नहीं होगी। और यहाँ देखो उनका नेतृत्व मिराबियो और आबे सीए ने किया। अब देख सकते हैं कि इनका नेतृत्व किसने किया। उनका नेतृत्व मिराबो और आबे सीए ने किया। मिराबो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था। यानी मिराबो का जन्म एक कुलीन परिवार से, एक राज्य परिवार से हुआ था। एक राजा महाराजा ये क्या थे, एक परिवार से। उसके बावजूद भी इन्होंने समर्थन किया। इससे पता चलता है कि ये वर्तमान में जो आंतरिक जो विचारधारा है, जो समय साथ जो बदलती हुई विचारधारा है, वह किस तरह से जो परिचित थे वह। लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की ज़रूरत से, अब क्या दिया, आप जरा इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। वो क्या कर रहे थे, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की ज़रूरत से सहमत था। खत्म करने की ज़रूरत से, यानी जो सामंती विशेषाधिकार थे उनके समाज को खत्म, यानी कुछ लोग को जन्म से कुछ विशेषाधिकारों की टैक्स लेने का, उनके प्रति लोग बाध्य हों उनके सेवा करने के प्रति, ये सामंती व्यवस्था के प्रति वो क्या समाज की जो लोगों को जो अधिकार थे उनको खत्म करने की ज़रूरत से वो सहमत थे। जबकि वो खुद क्या थे, उनको ये जन्मसिद्ध अधिकार मिला हुआ था, उसके बावजूद भी खत्म करने के लिए तैयार थे। उसने एक पत्रिका निकाली और वार्से में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आम्बे सीए मूलतः फादरी था। अब दूसरा कौन था, आम्बे सीए, दो लोग थे, एक मिराबियो थे, एक आम्बे सीए। आम्बे सीए जो फादरी, जो प्रथम स्टेट में आते थे, वो पादरी थे। और उनका तीसरे स्टेट क्या है शीर्षक से एक अप्रत्यक्ष प्रभावशाली प्रचार प्रस्तुत किया, जिसे फैमलेट प्रचार पुस्तिका लिखी। अब हम देख सकते हैं कि किस तरह चित्र में असेंबली के सारे लोग एकजुट होकर किस तरह से अपनी बातें को रख रहे हैं। बात करते हैं आगे, मैं इसको जूम कर दूं थोड़ा सा।
जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण यह दे रहा कि जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, यानी जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने पे प्रारूप का मतलब होता है जिसके आधार पर किसी भी संविधान की रचना हो सके। कि प्रारूप मतलब कि ये संविधान इन चीज़ों को रखा जाएगा, इन बातों को रखा जाएगा, वो प्रारूप है। ठीक है, प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल बर्बाद हो गई थी। यानी कारण अधिक ठंड पड़ने की वजह से क्या होती, बहुत वहाँ की जो फसलें थी वो क्या खराब हो गई थी। और जो पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी, क्योंकि वहाँ के लोग रोटी की जगह पावरोटी खाते थे, जो हमारे यहाँ मिलता है ब्रेड के दुकान पे, आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक की स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जो जमाखोरी में जुट गए थे। यानी जमाखोरी यानी बहुत ज़्यादा उसमें करप्शन करने लग गए थे, क्योंकि पावरोटी की दाम बढ़ने से लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी, कर ज़्यादा देने से, और जब ठंड के कारण कि सूखे अकाल के कारण किसी कारण जो फसल और ख़राब हो जाती थी, तो इसमें जमाखोरी जैसी स्थितियाँ देखने से क्या होती थी, चीज़ें और ख़राब हो जाती थी। बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतज़ार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया, क्योंकि घंटों इंतज़ार करना पड़ता उन्हें बेकरी की तरह। दूसरी सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को क्या दे रहा है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि क्रूर भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्त नाबूद कर दिया। 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्त नाबूद कर दिया, यानी 14 जुलाई को बास्तिल पर सैन्य कार्रवाई हुई थी। आप इसे भी कुछ इस प्रकार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देहाती इलाकों में गाँवों यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिक ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह बुला लिया। देहाती इलाकों में गाँव में यह अफवाह फैल गई कि कारीगरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों का गिरोह बुला लिया, जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़ी। कई जिलों में भय के आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेचलों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्य भंडारों को लूटा। यानी क्या होता कि भय के कारण, डर के कारण क्या हुआ, जितने भी लोग थे उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो किसान थे, जो कुदाल थे, जो बेचले थे, जिससे वो कृषि के औजारों से खेती करते थे, उससे क्या किया, बहुत सारे क्या उन्होंने ज़िले में जो जनपद थे उन ज़िलों के बहुत सारे किलों पर धावा करके उनको क्या किया, अपने अधिकार में कर दिए और उन्हें अपने अधिकार में कर लिया। तो आक्रमण किया, किसानों ने कुदाला और बेचलों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें अन्य भंडारों को लूटा। वहाँ के जितने भी अनाज के भंडार थे लूटे, क्योंकि अनाज की पहले से ही कमी थी, और लगान संबंधी दस्तावेज को जलाकर नष्ट कर दिया, राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुत ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। ये घटना क्यों हुई? घटना होने के पीछे यही थी कि जो फ्रांसीसी समाज था उसमें बहुत ये घटना क्यों घटी, क्योंकि जो फ्रांसीसी समाज था उसमें बहुत ज़्यादा, एक मिनट रुकिए,
तो ये घटना घटने के पीछे कई कारण थे। जैसे मालूम ही था कि फ्रांस की सामाजिक संरचना ऐसी थी जिसके कारण तृतीय वर्ग को अधिक कर देना पड़ता था। कर इतना होता था कि जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें थी, जैसे तम्बाकू, नमक भी इतने महंगे हो गए, और कभी कभी सूखा अकाल पड़ जाने की वजह से अनाज और महंगे हो जाते थे। तो इन सभी कारणों से एक तरह और कहीं न कहीं इन लोगों का एक शोषण होता था, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से। इस वजह से इन्होंने ये चीज़ें क्रोधावेश में किया। ठीक है दोस्तों, किया तो कई किलो पे उन्होंने कई किलो पर आक्रमण किया, अनाजों को लूटा, दस्तावेज को जला दिया ताकि फिर कभी उन्हें कर जैसी चीज़ें देना ना पड़े। बहुत और जितने भी कुलीन थे बड़ी संख्या में अपनी जान बचाकर जागीर छोड़कर भाग गए, और बहुतों ने क्या किया, पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। आगे देखिए, अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई सोलामी ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। अपनी प्रजा को विद्रोही का अनुमान करके लुई सोलामी ने क्या किया, अपनी प्रजा को नेशनल असेंबली की मान्यता दे दी, जिसका क्या काम था, एक राजनीतिक संविधान का निर्माण करना। यानी लुई सोलामी इस चीज़ के मानेगा, ठीक है, आप एक संविधान तैयार कीजिए और उस संविधान के अनुसार हम कार्य करेंगे ताकि राजा की शक्तियों पर कमी हो सके। यह लुई सोलामी भी मान गया। अब आगे देखिए क्या होता है। यह भी मान लिया गया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। ये देख सकते दिया 4 अगस्त सन 1789 को रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली संपत्ति व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कि 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधों वाली संपत्ति व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार, शांति व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ने के लिए विवश किया गया था। धार्मिक कर समाप्त कर दिया। देखिए, धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लीवे की संपत्ति सरकार के हाथ में आई। यानी आप देख सकते हैं कि फ्रांस ने 10 अरब लीवे का कर्ज लिया था, पहले से 2 अरब लीवे का कर्ज था और 10% ब्याज के राजकोष खाली हो गया था, जबकि सभी संपत्ति जब्त करते ही 20 अरब लीवे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। अब बात करते हैं फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना, क्योंकि लुई सोलामी ने मान्यता तो दे दी। किस चीज़ के लिए मान्यता की? संविधान तैयार करने के लिए नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, और नेशनल असेंबली ने भी 4 अगस्त 1789 की रात को कर्तव्य बंधनों वाली सामंती व्यवस्था को उन्मूलन के लिए एक आदेश पारित किया। अब आगे देखें, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल फ्रांस जो था एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। यानी संवैधानिक राजतंत्र का मतलब अभी भी यहाँ पर राजा का ही शासन है, अभी भी राजा का ही शासन है, लेकिन राजा की शक्तियों में कुछ कटौती कर दी गई की गई। ठीक है,
एक संविधान, अब राजा अपनी इच्छा अनुसार अधिकतर फैसले नहीं ले सकता, वह संविधान के अनुसार ही लेगा, और संविधान लोगों द्वारा मिलकर बनाया गया है। ठीक है। तो नेशनल असेंबली सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था साम्राज्य की शक्तियों को सीमित करना। देख सकते हैं, नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों में को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 में दिखाया गया है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है। कहने का मतलब है कि नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया, यानी काम पूरा कर लिया। और इसका जो उद्देश्य था, फ्रांस के जो शासक थे, जो फ्रांस के राजा थे, उनकी शक्तियों में कटौती करना। ठीक है, सीमित करना। अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण हो, यानी किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरी सत्ता रहने की बजाय अब क्या हो गया, ये जो सत्ता एक व्यक्ति हाथ में पूरी रहने की बजाय ये अब कई भागों में बट गया, कुछ इस तरह कई भागों में बट गया। ठीक है। इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। आपको मालूम है हमारे देश में भी सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये फ्रांस से ही लिया गया है। हमने स्वतंत्रता समानता फ्रांस से ही अपनाया है। अब क्या दिखा रहा है कि चित्र 7 में दिखाया गया है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है। आए देख लेते हैं। देखिए चित्र, ये कौन सा चित्र है, देख सकते हैं, चित्र 7 सन 1791 के संविधान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था। अब देखिए, विधायिका, नेशनल असेंबली 1745 सदस्य, वोट निर्वाचन 50,000 पुरुष। ठीक। और ये वोट कहाँ से है देख सकते हैं, मैं जूम कर दूँ जरा। देखिए, सक्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग। अब नीचे देखिए, निष्क्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त नहीं, लगभग 30 लाख पुरुष, महिलाएं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त नहीं। ठीक है। तो ये जो थे, ये वोट इनको देते थे, ये 40 लाख वोट इनको देते थे, और ये जो होते वोट इनको देते थे विधायक। तो नेशनल में 745 लोग होते थे, और इनका काम होता है नियंत्रण। मंत्री होते थे, नियंत्रण यानी सम्राट पकड़ते थे। ठीक है। न्यायपालिका, वोट देकर ये भी लोग चुने जाते थे, आप देख सकते थे, वोट के माध्यम से। इस तरह की वहाँ की क्या हो गई, संरचना हो गई। कार्यपालिका का शासन कौन करता था, सम्राट करता था। ठीक। सन 1791 संविधान, मैं जूम कर दूं इसे, सन 1791 में सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का एक अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। सन 1791 के संविधान
ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। मैंने कहा ना, ये जो सक्रिय नागरिक थे ये कितने थे, ये 2.8 करोड़ में जनता के लगभग 40 लाख होते थे जो 50,000 का चुनाव करते थे। ये 50,000 जो होते थे ये 745 सदस्यों का चुनाव करते थे और इन्हीं में से कुछ मंत्री होते थे, कुछ निषेध राजा सम्राट का कार्य करते थे। और इसमें से जो 50,000 थे इन 40 लाख में से कुछ चुनाव करते थे न्यायाधीशों का। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचन समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था नागरिक का दर्जा दिया जाता जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर काम चुकाते थे। स्वतंत्रता तो आई थी लेकिन पूरी तरह से नहीं आई थी। आप देख सकते थे इसमें क्या दिया गया था कि असेंबली के सदस्यों को चुनते सभी नागरिकों को, देखिए एक बार फिर से देखिए, सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। क्यों नहीं था? कारण देखो, 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों का ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुका थे। जैसे मान लीजिए वोट देने के लिए कंडीशन थी, पहला क्या था कि 25 वर्ष उम्र हो। दूसरा क्या था, 3 दिन की मजदूरी जितना कर अगर आप दे सकते हो तो ही आप वोट देने का अधिकार था। जैसे मान लीजिए मजदूरी मान लो 500 रुपये एक दिन का हो, तो अगर आपने 1500 मजदूरी दे दिया तो आप वोट देने के अधिकार आपको मिलता था, आप इसके अधिकारी होते थे। ठीक है। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं को उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। देखिए इसमें क्या दे रहा है, इसमें दे रहा है निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। अब तभी इस असेंबली का सदस्य जब किसी को कर्ज देने में सक्षम हो, एबल हो, योग्यता हो तो ही सदस्य हो सकते थे। पुरुष नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का 1790 में ले बायो द्वारा बनाया गया चित्र दाईं ओर की आकृति फ्रांस को और बाईं ओर की कानून को निरूपित करती है। ठीक है। पुरुष नागरिक अधिकार घोषणा पर इसमें कुछ दिया गया, आप इसको भी हम पढ़ते हैं। पहले जो है उसको देख लेते हैं। ठीक है।
संविधान पुरुष एवं नागरिकों अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनों बराबरी के अधिकारों को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। अर्थात यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मतः प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिकों को अधिकार, नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार दे। अहरणीय यानी जिसका कभी हरण ना किया जा सके, जिसे कभी छीना ना जा सके। ठीक है, अब इसको देखिए, पुरुष एवं नागरिकों अधिकार घोषणा पत्र। क्या घोषणा पत्र था? आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान में भी है। समानता, शिक्षा, स्वतंत्रता, संपत्ति का, जो कि पहले मौलिक अधिकार था, अब वह नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार इत्यादि हमें संवैधानिक अधिकार दिया गया है। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिले। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता की सत्ता की अस्वीकृति ना मिले हो। पांचवा क्या था, देख सकते हैं, स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो। यानी आप कोई भी कार्य करें, स्वतंत्र है, लेकिन ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सकते, ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे किसी दूसरे व्यक्ति, वर्ग, समुदाय, जाति को नुकसान हो। ठीक है, समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। समाज में ऐसी कोई भी हानिकारक, जैसे भारत में ले लीजिए दहेज प्रथा, सती प्रथा, छुआछूत, ये क्या है? एक ऐसी हानिकारक कृत्य है जिस पर सरकार के पास यह अधिकार है कि कानून बनाकर इन पाबंदी लगा सके। छठवां, कानून समान इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान है। यह कह रहा है कि कानून समान इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों के व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। यानी कानून समान इच्छा की अभिव्यक्ति है। किसी भी व्यक्ति को कानून बनाने में भाग लेने का अधिकार है। ये बता रहा है कि व्यक्तिगत रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसमें निर्माण लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान है। कानूनन समस्त प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति
को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। यानी कानून समस्त प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार किया अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। ये भारत में भी आपको यह अधिकार देखने को मिलेगा। आगे देखिए, प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है। यानी प्रत्येक नागरिक बोलने के लिए, लिखने के लिए, छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। ठीक है। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक समान कर लगाया अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। सातवां आप देख सकते हैं, चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन और अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इसे वंचित नहीं किया जा सकता। यानी चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार, अतः किसी भी व्यक्ति को इसे वंचित नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी कंडीशन या किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को इसे वंचित नहीं किया जा सकता। ये देना ही पड़ेगा, इसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है। आगे देखिए, जब तक किसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति अधिग्रहण करना आवश्यक न हो, ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। यह कहा था फ्रांस में 17 ऐसे कानून है। अब देखिए, क्रांतिकारी पत्रकार जयपाल मरा ने अपने अखबार, ये मरा इनका नाम है, मरे नहीं है, यह ध्यान दीजिएगा। क्रांतिकारी पत्रकार जयपाल मरा ने अपने अखबार लामी द प्लॉ जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर एक टिप्पणी की थी। जनता के प्रतिनिधि का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। जनता के प्रतिनिधियों का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दया केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधर सकती है। यह इस बात का अखट्य प्रमाण है कि धन्यगढ़ वर्ग को कैसे प्रभावित करता है। भी यह कानून तभी तक चलेगा जब तक लोग इन्हें मानेंगे। फिर भी यह कानून दिया है कैसे प्रभावित करता है। फिर भी यह कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें माने। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। ठीक है, तो इसमें यह बताया जाए टिप्पणी में इनके द्वारा, किसके द्वारा, जयपाल मरा के द्वारा, कि जिस तरह कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग ने इन मजदूरों का, नौकरों का, दासों का शोषण किया, ठीक एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इन मजदूरों और कारीगरों द्वारा इन बड़े वर्गों का, अमीरों का भी शोषण के विरुद्ध इनका भी एक हश्र होगा, इनका भी विरोध होगा। 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे। राजनीतिक प्रतियों का मायने 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए लिखे छपे हुए शब्दों का बजाय अक्सर
आकृति एवं प्रतीकों का प्रयोग किया गया था। ले बाबियर ने अपनी पेंटिंग चित्र आर्ट में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे छुट्टी जंजीरदासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। छड़ों का बर्छीदार मुट्ठा, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर मुट्ठे पर पूरे गट्ठर को नहीं। एकता में ही बल है, इसका संदेश दिया गया है। देख सकते हैं हम त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरी आँख सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणों अज्ञान रूपी अंधेरों को मिटा देना। राजशाही सत्ता का प्रतीक है। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप समानता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हैं एक और चित्र दिया गया है। लाल फौजी टोपी, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। नीला सफेद लाल फ्रांस की राष्ट्रीय रंग। डैनो वाली स्त्री कानून का मानवीय स्वरूप। विविध पट कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने देख लिया कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई और लोगों ने क्या मांग रखी, क्या चीज़ें हुई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई हो। ये चीज़ें ना समझ में आई हो तो वीडियो को दोबारा देखिए। यदि किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब पूछिएगा, मैं उसका उत्तर आपको दूंगा। और अगले पार्ट में हम आपको फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो।